हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सीए इंटर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इंटेंजिबल एसेट की रिविजनली वीडियो है फॉर सितंबर 2025। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है, तो क्विकली इसको स्टार्ट करते हैं। इंटेंजिबल एसेट, एसेट इंटेंजिबल के आगे वर्ड आ रहा है क्या? एसेट। तो पहले क्या समझना पड़ेगा कि एसेट क्या होती है। एसेट क्या होती है? एक ऐसा रिसोर्स जो आपको भविष्य का बेनिफिट देगा और आप इस रिसोर्स को क्या कर सकते हो? कंट्रोल। अगर ये है तो वो एसेट है, अदरवाइज वो एसेट नहीं है। इंटेंजिबल होने के लिए उसको इंटेंजिबल एसेट पहले होना पड़ेगा। फिर उसके बाद वो एक आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनिटरी होती है। नॉन मॉनिटरी समझने के लिए मॉनिटरी समझो। डेटर से पैसे लेना है, वो राइट आपका एक एसेट है, बट वो मॉनिटरी राइट है, तो डेट इज वाई वो इंटेंजिबल नहीं है। फिर उसके बाद आइडेंटिफाइबल होना चाहिए। आइडेंटिफाइबल होने का मतलब क्या है कि उससे आने वाले जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हैं आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि भाई ये पैसा ब्रांड की वजह से आ रहा है, ये पैसा पेटेंट की वजह से आ रहा है। अगर आप वो आइडेंटिफाई कर सकते हो तो वो आइडेंटिफाइबल है। जनरली अगर वो लीगल राइट से आ रहा है तो हम मानते हैं कि वो आइडेंटिफाइबल होगा ही होगा। फिर उसके बाद उसका यूज है कि भाई वो प्रोडक्शन सप्लाई में एडमिन रेंटल के लिए यूज हो रहा हो। कब आप रिकॉग्नाइज करते हो अपनी इंटेंजिबल एसेट को? आप रिकॉग्नाइज करते हो कब? जब आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलते हैं, तब आप अपने इंटेंजिबल एसेट को रिकॉग्नाइज करते हो। प्लस जब आप उसकी कॉस्ट को मेजर कर सकते हो रिलायबली। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैसे समझो भाई? कोई बंदा, जैसे आपने देखा होगा कि कई सारे लोग बहुत सालों तक काम करते हैं तो उनकी एक ब्रांड वैल्यू डेवलप हो जाती है, एक गुडविल डेवलप हो जाती है मार्केट के अंदर। फिर उसके बाद उनको लेस एफर्ट में भी ज्यादा रिजल्ट मिलते हैं, जो कि उनकी ब्रांड और गुडविल की वजह से है। बट वो ब्रांड और गुडविल हम रिकॉग्नाइज नहीं करते अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। क्यों नहीं करते? क्योंकि भाई हम कहते हैं कि आप ये कैसे अनुमान लगाओगे कि उस बंदे ने इतने रुपए की मेहनत करी है तब जाके वो आज यहां पहुंचा है। आप वो नहीं लगा सकते, यानी कि आप कॉस्ट मेजर ही नहीं कर सकते रिलायबली। दैट इज वाई वो डू नॉट रिकॉग्नाइज द इनटैंजिबल एसेट और गुडविल एसोसिएटेड विद दैट एफर्ट। फिर उसके बाद अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर अगर एक बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला गया फिर कभी भी वो कैपिटलाइज नहीं होता है। मेजरमेंट की भी बात कर लेते हैं। मेजरमेंट का मतलब क्या है कि यहां पर आपने समझा कि इनटैंजिबल एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक तो चलो हम कर देंगे, अप टू बैंक है, टू अनदर एसेट है, या फिर टू इंटरनल जनरेटेड इंटैंजिबल एसेट, यानी कि इंटैंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट है। तो आप उसके बाद अमाउंट क्या लिखोगे? कितना अमाउंट उस एसेट के अंदर जाना चाहिए? तो यदि आपने एसेट को एक्वायर कराया परचेस करके, या फिर आपने एक्वायर करा होगा एक्सचेंज करके, या फिर आपने खुद से बनाई होगी। यदि आपने एसेट को परचेस करा है तो जो भी आपने प्राइस पे करा लेस टैक्सेस, कोई भी आपने डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल खर्चा करा तो ट्रेड डिस्काउंट अगर आपको मिला वो माइनस कर दोगे। कोई भी टाइटल का खर्चा, इंस्टॉलेशन का खर्चा, परचेस कमीशन का खर्चा, वो सब आप ऐड करके चलोगे। एक्सचेंज के लिए प्रोविजन रखते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के, जो क्या कहते हैं कि चेक करो कि क्या कमर्शियल सब्सटेंस है या नहीं। अगर कमर्शियल सब्सटेंस है तो फिर आप किस चीज पे मेजर करते हो? आप यूज करते हो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट रिसीव्ड और गिवन विच एवर इज मोर रिलायबल। अगर रिलायबिलिटी की इंफॉर्मेशन नहीं गिवन तो आप यूज करते हो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन, अगर पहली प्रेफरेंस, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट रिसीव्ड दूसरी प्रेफरेंस। अगर दोनों ही फेयर वैल्यू नहीं गिवन तो WDV या फिर बुक वैल्यू ऑफ एसेट गिवन आप यूज करते हो। अगर कमर्शियल सब्सटेंस ही नहीं है तो आप क्या यूज करते हो? बुक वैल्यू ऑफ एसेट गिवन। इंटरनल जनरेटेड गुडविल और ब्रांड जो भी इंटरनली आप जनरेट करते हो आप उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं करते। अभी अभी हमने समझा क्यों। लेकिन अगर आप परचेस करते हो तो आप रिकॉग्नाइज करते हो। आप परचेस करते हो, जैसे आप एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के अंदर जब आप एक्स्ट्रा मनी पे करते हो तो आप उसको कहां दिखाते हो? गुडविल में दिखाते हो। तो आप उसको एज इन बैलेंस शीट रिकॉग्नाइज करते हो, बट वो गुडविल आपको अमोर्टाइज करनी होती है इन 5 ईयर टर्म्स। फिर उसके बाद अगर आपने कोई और डेवलपमेंट करी है, जैसे मान लो मैंने अपनी ऐप या वेबसाइट डेवलप करी है, तो मैंने उस डेवलपमेंट के दौरान क्या क्या चीजें हुई होंगी उसको समझो। भाई पहले मैंने सपना देखा होगा कि चलो एक ऐसी ऐप या वेबसाइट डेवलप करते हैं। फिर उसके बाद मैंने रिसर्च करी होगी, डेवलपर के पास गया होगा, उसने भी रिसर्च करी होगी, और एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आके पता चला होगा कि हाँ भाई सपना पूरा हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं चाहता भी हूँ सपना पूरा करना, मेरी इंटेंशन भी है कि सपना पूरा हो। तो डेट इज वाई इसको क्या बोलते हैं? वो वाला पॉइंट जहां पे फीजिबिलिटी डेवलप हो गई। अब फीजिबल लग रहा है सपना के हो जाएगा। तो जब तक फीजिबिलिटी डेवलप नहीं होती इस वाले फेज तक, उसको बोलते हैं रिसर्च फेज। सारा का सारा अमाउंट कहां चला जाता है? खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फीजिबिलिटी के पॉइंट के बाद फेज कौन सा शुरू हो जाता है? डेवलपमेंट वाला। सारा का सारा अमाउंट कैपिटलाइज हो जाता है।
कैपिटलाइज बोले तो आप डालते हो इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट के अंदर अमाउंट डालते हो डेवलपमेंट फेज के अंदर। डेवलपमेंट फेज कब आता है? जब फिजिबिलिटी हो जाती है कि हाँ साहब सपना पूरा हो जाएगा। फिर एक दिन आता है कि आपकी इंटेंजिबल एसेट जो है अंडर डेवलपमेंट से एक्चुअली में डेवलप्ड हो जाती है। तो आप किस वैल्यू पे मेजर करते हो? आप वैल्यू पे मेजर करते हो कि जितना आपको फ्यूचर का बेनिफिट उस एसेट से मिलना है उसकी प्रेजेंट वैल्यू किस डिस्काउंट रेट पे? कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे। तो उस अमाउंट पे आप रिकॉग्नाइज करते हो। मान लो डेवलपमेंट पे आपने खर्चा करा 1000 का, बेनिफिट निकल कर आया 900 का, तो आप किस पे एसेट को दिखाओगे? 900 पे। और 100 को कहां दिखाओगे? 100 को दिखाओगे एज एन इंपेयरमेंट लॉस आप दिखा करके चलोगे। फिर सब्सिक्वेंट, अब भाई वेबसाइट में सब्सिक्वेंट खर्चे हो रहे हैं, डोमेन जो www.pkmclasses.com का डोमेन ले रखा है उसका खर्चा हो रहा है, इंजीनियर बिठा रखा है जो रेगुलरली क्वेरीज और जो छोटे मोटे चेंजेस आते रहते हैं वो सब करता रहता है, बैच डालता रहता है, वो सब क्या है? डे टू डे है, वो P&L के अंदर चला जाता है। लेकिन मेजर डेवलपमेंट है, हमने कहा कि अब अपनी शर्टें भी बेचेंगे, पैंटें भी बेचेंगे, वो भी इसी वेबसाइट पे बेचेंगे। डेवलपमेंट ले आओ तो उससे बेनिफिट होगा, वो क्या हो जाएगा? कैपिटलाइज हो जाएगा। अमोटाइजेशन कब शुरू करते हो? जब एसेट रेडी फॉर यूज हो जाती है। रेडी फॉर यूज मतलब उस कंडीशन लोकेशन तक पहुंच गई एसेट, मेरी वेबसाइट और ऐप उस लोकेशन कंडीशन तक पहुंच गई, लोकेशन तो चलो नहीं है, कंडीशन तक पहुंच गई जैसी मुझे चाहिए थी, ताकि मैं अपनी सर्विसेज दे पाऊं, क्लासेस जो है स्टूडेंट तक पहुंचा पाऊं। मैंने वैसे उस एसेट को डेवलप करा दिया, वो रेडी फॉर यूज होगी। अब वो क्या होगी? अब वो अमोटाइज होगी। किसकी रेशियो में अमोटाइजेशन होगी? बेनिफिट की रेशियो में अमोटाइजेशन होगी। यदि बेनिफिट की रेशियो नहीं गिवन तो SLM रेशियो यूज होती है। फिर अगर कोई रेशियो में चेंज आता है तो वो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट माना जाता है। AS 26 एज्यूम करता है लाइफ क्या होगी? 10 इयर्स की होगी, बट ये अजम्पशन इरिवोकेबल नहीं है, रिव्यूटेबल है कि आप फैक्ट रख के इस अजम्पशन को तोड़ सकते हो, बट आपको फैक्ट रखने पड़ेंगे। तो अगर सवाल में फैक्ट रखे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करोगे कि भाई हम इसको हायर लाइफ, हायर देन 10 कंसिडर करें या ना करें। अगर आप करते हो तो आपको डिस्क्लोजर देना पड़ता है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, फैक्ट का भी कि आपकी किन फैक्ट पे लाइफ ज्यादा रखी है, और हर साल इंपेयरमेंट भी चेक करनी पड़ती है। फिर उसके बाद सवालों पे बढ़ते हैं। सवाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने एक्वायर करा एक प्लांट, पेटेंट 80 लाख रुपीस का, जिसकी लाइफ कितनी है? 5 इयर्स की लाइफ है। हर साल आपने 10 लाख रुपीस पे अमोटाइजेशन स्टार्ट कर दिया। 2 सालों तक अमोटाइजेशन करा 10 लाख के हिसाब से, यानी कि अब वैल्यू कितनी है? 2 सालों के बाद 60 लाख की वैल्यू है। अब आपको लग रहा है कि और 5 साल पेटेंट दे जाएगा, तो यानी कि टोटल लाइफ होगी पेटेंट की 7 ईयर। उन 5 सालों में इतने ये बेनिफिट्स होंगे, तो आप अब लाइफ की नहीं बेनिफिट्स की रेशियो में अमोटाइजेशन करना चाहते हो। तो ये लाइफ से जो बेनिफिट पे आए हो ये क्या है? चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। तो आप इन बेनिफिट्स की रेशियो में अपनी एसेट को अमोटाइज करोगे। तो पहले के 2 सालों में 10-10 लाख का अमोटाइजेशन, बैलेंस 60 लाख का अमोटाइजेशन इनकी रेशियो में। कैसे निकाला रेशियो? इनका टोटल क्या आया? 260 डिवाइडेड बाय 200 या फिर 20 लाख इंटू 36 लाख, 60 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 46 या फिर 20 लाख, सॉरी 2 करोड़, 2 करोड़ इंटू 46। अगला क्वेश्चन, कंपनी एक एक्वायर करती है पेटेंट 1200 लाख का, जिसकी लाइफ साइकिल कितनी है? 5 ईयर, और उसका अमोटाइजेशन के लिए आपको बेनिफिट भी दे रखा है। 3 सालों के बाद आफ्टर 3rd ईयर कंपनी को लगता है कि फ्यूचर लाइफ 1 साल से ज्यादा है, मतलब 1 साल और है, फर्दर 3 ईयर है, तो यहाँ पे और 3 ईयर यानी कि 6th ईयर हो गया। और उस साल का बेनिफिट क्या है? 150 का बेनिफिट है। तो आप क्या करोगे? पहले तो आपको नहीं पता था कि 6 की लाइफ है, आप पहले इस रेशियो में बांटोगे बेनिफिट को अमोटाइजेशन के लिए, वो भी 3 ईयर्स तक। तो आप क्या करोगे? इसका टोटल 1800 प्लस 600 2400, तो 1200 डिवाइडेड बाय 2400 इंटू 600 600 600, तो आपका अमोटाइजेशन कितने का आ जाएगा? 300 का पर ईयर का। क्यों आया? क्योंकि ये दो तीनों सेम है। तो टोटल अमोटाइजेशन आपने करा 900 का, 1200 में से 900 गए, अब कितने बचे होंगे? 300 आपके पास बचे होंगे। फ्यूचर बेनिफिट क्या है? 300 300 और 150, तो 750 की रेशियो में आपको बैलेंस 300 को बांटना है। तो वो मैंने कैसे बांटा? 300 डिवाइडेड बाय 750 इंटू 600, 300 डिवाइडेड बाय 750, सॉरी 300 डिवाइडेड बाय 750 इंटू 300, फिर 300 डिवाइडेड बाय 750 इंटू 300, फिर 300 डिवाइडेड बाय 750 इंटू 150, आपका ये अमोटाइजेशन का रिवाइज रेशियो आ जाएगा। आरसी लिमिटेड की किताबों में 2020 के अंदर एक इंटेंजिबल आ रहा है 72 लाख रुपीस का, उसको एक्वायर करा था 120 लाख में जनवरी 14 के अंदर। 6 सालों के बाद की कहानी है।
कंपनी फॉलो कर रही है 15 साल का पीरियड, लेकिन मैक्सिमम लाइफ तो 10 साल ही ले सकते हैं, तो उन्होंने ज्यादा कम डेप्रिसिएशन कम क्लेम कर रखा है, लाइफ ज्यादा दे रखी है, बट उन्होंने कोई फैक्ट आपको नहीं दिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रिवाइज डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा 10 ईयर के हिसाब से, और रेक्टिफिकेशन पास करनी पड़ेगी। तो उन्होंने अभी तक डेप्रिसिएशन कर रखा है 15 सालों की लाइफ में 6 ईयर्स का, कितना निकल कर आता है 120 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 6, 48 का डेप्रिसिएशन निकल करके आता है। आपको करना है कितने का, 10 ईयर्स के हिसाब से डिवाइडेड बाय 10 इंटू 6, तो 72 आपके पास होना चाहिए। 48 उन्होंने कर रखा है, एडिशनल कितना आया 24, तो 24 आप ओपनिंग रिटेन अर्निंग से माइनस कर दोगे और इंटेंजिबल एसेट में क्रेडिट कर दोगे। ये हो गई अमोर्टाइजेशन की रेक्टिफिकेशन की एंट्री। ड्यूरिंग द ईयर 1-2 एंटरप्राइज इनकर करती है कॉस्ट टू डेवलप और प्रोड्यूस रूटीन लो रिस्क कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एज फॉलो। उन्होंने डिटेल प्रोग्राम कंप्लीट करा फेज 1 में, कोड और टेस्टिंग करा 40,000 का, फेज 2 में अदर टेस्टिंग करी 63,000 की 3 and 4 में, फिर टेस्टिंग कोर्स करी फिर से 18,000 की, फिर मास्टर ट्रेनिंग तैयार करा 19,500 का, और पैक कर दिया 16,500 का। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फेज 2 ये एस्टेब्लिश हो गया कि प्रोडक्ट जो है टेक्निकली फीजिबल है, तो यानी कि फेज 2 के बाद डेवलपमेंट फेज स्टार्ट हो गया। तो यहां से लेके यहां तक के खर्चे डेवलपमेंट फेज के अंदर चले जाएंगे। 16,500 का खर्चा पैक करने का खर्चा है, ये किसी ऐसी एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है जो मेरे प्रोडक्ट को रेडी करने के लिए की गई हो। देयरफॉर ये कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये तीनों खर्चे कहां जाएंगे, ये तीनों खर्चे जाएंगे इंटेंजिबल एसेट में। ये रिसर्च से रिलेटेड है, ये भी कहां जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो देखो जी, उन्होंने क्या बोला है, वो बोले हैं कि इन दिस केस 90,000 रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस, 50,000 फॉर दिस, 40,000 फॉर दिस। कॉस्ट इनकर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टेक्निकल फीजिबिलिटी, वो कितना कितना है, वो है 6318 और 19,500, 6318 19 1,05,000 वो कैपिटलाइज हो जाएगा। 16,500 रिकॉग्नाइज हो जाएगा एज एन एक्सपेंस। क्वेश्चन नंबर 25, प्लेमाउथ लिमिटेड एंगेज इन रिसर्च ऑफ अ न्यू प्रोसेस डिजाइन फॉर इट्स प्रोडक्ट। उन्होंने इनकर करा है 10 लाख ऑन रिसर्च ड्यूरिंग 5 मंथ फाइनेंशियल 20-21 में। डेवलपमेंट प्रोसेस कब से स्टार्ट हुई, 1 सितंबर 2020 से, और अब तो 31 मार्च 2021 तक 8 लाख रुपए डेवलपमेंट प्रोसेस में खर्चा हो चुका है। 10 लाख का टोटल खर्चा हुआ है 20-21 में, तो 3 लाख का रिसर्च का खर्चा हो गया, वो कहां जाएगा, पीएनएल के अंदर। 8 लाख रुपए कहां जाएंगे, 8 लाख रुपए जाएंगे कैपिटलाइजेशन के अंदर, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट में। अप्रैल 21 से इंप्लीमेंट हो गई न्यू स्ट्रेटेजी, यानी कि मार्च 21 तक का खर्चा 8 लाख रुपए रहा और इंटेंजिबल एसेट बन के तैयार हो गई, और हमें लगता है 2 लाख रुपए हर नेक्स्ट 5 ईयर तक मिलेगा, और जिसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है 3.7908। तो सबसे पहले भाई 3 लाख रुपए आपने टोटल खर्चा करा 10 लाख, 8 लाख डेवलपमेंट में, 3 लाख रिसर्च में, ये कहां जाएगा, पीएनएल में, ये कहां जाएगा, कैपिटलाइज हो जाएगा 8 लाख रुपए। जब इंटेंजिबल एसेट रेडी हो गई, रेडी फॉर यूज हो गई, अब आपको निकालने पड़ेंगे कि कितना बेनिफिट मिलेगा। 2 लाख का बेनिफिट मिलेगा, जिसका फैक्टर कितना है 3.7908, जिसका अमाउंट निकल कर आया 7.582। 8 लाख की एसेट, बेनिफिट आ रहा है 7.582, डिफरेंस क्या आएगा, जो भी डिफरेंस आएगा वो कहां चला जाएगा, इंपेयरमेंट लॉस के अंदर। 0.418 कहां चला जाएगा, इंपेयरमेंट लॉस के अंदर चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर चार्ज हो जाएगा, और उसके बाद आप अमोर्टाइजेशन भी करोगे, जिसका वैल्यू 5 इयर्स की लाइफ के हिसाब से 1.516 के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 34, AS 26 के हिसाब से आपको आंसर देना है फॉलोइंग सिचुएशन में। 23 लाख पे करे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने टू लीगल एडवाइजर डिफेंडिंग द पेटेंट प्रोडक्ट, क्या वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना ट्रीट होगा, द आंसर इज नो। आपको इससे आपकी एसेट के अंदर कोई इनहेंसमेंट नहीं होगी, वो पहले जैसे ही है, जैसी वो पहले थी, इससे ऐसा कुछ नहीं होगा कि एसेट के अंदर कुछ बहुत बड़े बदलाव आ जाएंगे। आपने जो एग्जिस्टिंग बेनिफिट लेने हैं जब आपने एसेट बनाई थी, उसको फर्दरेंस करने के लिए खर्चा किया जा रहा है, देयरफॉर ये कहां चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। 18-19 में कंपनी ने स्पेंड करे 7 लाख रुपए फॉर पब्लिकली रिसर्च एक्सपेंड ऑन वन ऑफ इट्स कंज्यूमर प्रोडक्ट, जो मार्केट हुआ सेम अकाउंटिंग ईयर में, प्रूव टू बी अ फेलियर, तो पीएनएल के अंदर डाल दो, वैसे भी रिसर्च है। कंपनी ने स्पेंड करे 25 लाख पास्ट 3 ईयर में टू डेवलप अ प्रोडक्ट, ये एक्सपेंस पीएनएल के अंदर डाल दी क्योंकि AS 26 का क्राइटेरिया मीट नहीं करता था। इन द करंट ईयर अप्रूवल आपको मिल गई, कंपनी चाहती है 25 लाख रुपए को प्राइवेट आइटम दिखा के कैपिटलाइज कर दे, तो वो नहीं हो सकता, एक बार पीएनएल में चला गया तो चला गया। कंपनी जिसकी टर्नओवर है 200 करोड़, जिसकी एनुअल एडवर्टाइजिंग बजट है 50 लाख रुपए का,
हैड टेकन अप मार्केटिंग अ न्यू प्रोडक्ट, उन्होंने एस्टिमेट करा टर्नओवर मिलेगी इस प्रोडक्ट से 20 करोड़ की, उन्होंने डेबिट कर दिया P&L एक्सपेंस को 50 लाख रुपए से। क्या वो ठीक करा है? हाँ जी बिल्कुल ठीक करा है, 50 लाख P&L के अंदर ही जाना था। कंपनी ने एक्वायर करा इंटरनल सॉफ्टवेयर 31 मार्च 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गया हूं मैं। यूके से पाउंड 1,50,000, एक्सचेंज रेट कितना था 100, सेलर ने डिस्काउंट दे दिया 2.5% का, इंपोर्ट ड्यूटी लगी 10% की, एडिशनल ड्यूटी लगी 5% की, एंट्री टैक्स लगा 2% का जो रिकवरेबल है, 1.5 लाख रुपए इंस्टॉलेशन के लगे, प्रोफेशनल फीस लगी 50,000 रुपए की। आपको बताना है क्या खर्चा बैठा। तो 1,50,000 पाउंड थे, 2.5% का डिस्काउंट माइनस कर दिया तो 1,46,250 का आपका अमाउंट आ गया पाउंड का। फिर इसको आप कन्वर्ट करोगे, 100 रुपीज का रेट उसने दे रखा है, 146.25। गलती से भी टैक्सेस पाउंड में मत लगा देना, इंडियन गवर्नमेंट टैक्सेस पाउंड में नहीं लेगी, वो रुपीज में ही लेगी। इंपोर्ट ड्यूटी लगाई 10%, एडिशनल इंपोर्ट ड्यूटी लगाई 5%, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस जो है 1.5 लाख रुपए के खर्च करे, प्रोफेशनल खर्चे हुए 50,000 के, ये रिकवरेबल था तो इसलिए इसको ऐड नहीं करा, इसके आपको बेनिफिट मिल जाएगा तो इसलिए हमने इसको ऐड नहीं करा। क्वेश्चन नंबर 39 पे, सर्जिकल लिमिटेड डेवलप कर रही है न्यू प्रोडक्शन प्रोसेस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च में 2020 में, टोटल एक्सपेंडिचर इनकर करा 67 लाख का, उसने क्राइटेरिया में मीट कर लिया फॉर रिकॉग्निशन इन 1 जनवरी 2020। तो एक्सपेंडिचर टिल डेट थे 35 लाख रुपीस के। फर्दर एक्सपेंडिचर यानी कि 35 लाख फीजिबिलिटी तक के खर्चे थे जो जाएंगे P&L में। टोटल खर्चा करा है 67 का, जिसमें जनवरी तक का खर्चा है 35 लाख रुपए का, तो 32 लाख रुपीस आपके डेवलपमेंट में यानी कि इनटैंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट में चले जाएंगे। फर्दर मार्च 2021 में 105 का खर्चा करा तो 32 + 105 आपका इनटैंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट में गया, तो टोटल खर्चा हो गया 137 का। मार्च 2021 में रिकवरेबल अमाउंट निकल कर आया 89 लाख रुपीस का। तो हमने कहा टोटल 137 का खर्चा, 89 लाख रुपीस का रिकवरेबल अमाउंट बोले तो जो आपको बेनिफिट मिलेगा, तो 48 लाख रुपीस क्या हो गए इंपेयरमेंट लॉस। अब अगली वैल्यू क्या होगी आपकी इंटेंजिबल एसेट की 89 लाख। अमोर्टाइजेशन किस बेसिस पे करोगे? 89 लाख रुपीस के बेसिस पे आप अमोर्टाइजेशन करोगे। तो कैरिंग वैल्यू कितनी आ रही है? 89 लाख रुपीस की आपकी कैरिंग वैल्यू आ रही है। तो दिस इज द आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, जिसके अंदर हमने लगभग सारे कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस के साथ भी करे और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को रिवाइज भी करा। मैंने आपको पीछे का बैकग्राउंड भी दिया ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है, आपको रट्टे ना मारने पड़े उस डर से जो आपके अंदर बैठा हुआ है कि ये देख के ना गए तो याद नहीं आएगा, वो देख के ना गए तो याद नहीं आएगा। वो आप उससे बाहर आओ और कॉन्सेप्चुअली चीजों को पढ़ो और जहां अपनी एनर्जी लगानी है उसको आप प्रॉपरली लगा पाओ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, सितंबर 25 की ही रिविजनरी वीडियो में। गुड लक, टाटा, बाय बाय, टेक केयर। किसी भी तरीके की दिक्कत आए सब्जेक्ट के अंदर आप मुझे रीच आउट कर सकते हो, मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाय बाय, टेक केयर।